हेलो फ्रेंड्स, टुडेज माय टॉपिक इज़ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग था उसे किसने डिस्कवर किया था। तो इसे डिस्कवर किया था एलेक्स जेफरी ने और 1986 में। और जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है उसका यूज़ हम करते हैं पेरेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए या किसी क्राइम सीन से रिलेटेड, और इसका यूज़ लेबोरेटरी में भी किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि डीएनए जो रहता है उसमें जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो जीन्स रहते हैं वो कैरेक्टर को कैरी आउट करते हैं और वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो डीएनए रहता है उसका 99% पार्ट का कोई यूज़ नहीं होता क्योंकि वो किसी प्रोटीन को कोड नहीं कर रहा होता है, लेकिन इस पे जो जीन्स प्रेजेंट रहते हैं वो प्रोटीन को कोड करते हैं। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में मेन रोल जीन्स का ही होता है, और ये जीन्स डीएनए के ऊपर बेस्ड होते हैं। इस वजह से इसे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी कहा जाता है। ओके, तो डीएनए फिंगर की प्रिंटिंग की प्रोसेस में क्या होता है कि जिस भी इंडिविजुअल की हमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेस्टिंग करवानी है उससे हम लोग क्या करते हैं कि सेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी बॉडी से। तो उसकी बॉडी के किसी भी पार्ट से हम सेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके हेयर से, नेल्स से, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, किसी भी सेल से। हम सबसे पहले उस किसी भी पार्ट से सबसे पहले हम लोग सेल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हमें मालूम है कि जो डीएनए है वो सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें सबसे पहले सेल को रप्चर करना पड़ेगा, उसके अंदर जो मटेरियल है उसको और डाइजेस्ट करवाना पड़ेगा, और हमें डीएनए को सबसे अलग निकालना पड़ेगा। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो एक लैब के अंदर होती है, जिसके अंदर हम सेल को एक्सट्रैक्ट किया, सैंपल लेकर गए और वहाँ पर सेल को रप्चर करवाया जाता है। और सेंट्रीफ्यूज की एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो डीएनए रहता है उसे सभी से अलग किया जाता है, मतलब डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये हमारे पास में आ गया डीएनए, और ये होता है जीनोमिक डीएनए। अब ये डीएनए जो रहता है वो जो रहता है वो कॉइल्ड डीएनए रहता है, हमें पता है। तो हमें सबसे पहले इसके पीस करवाने होंगे। तो इस डीएनए को पीसेस कराने के लिए हम लोग एक एंजाइम का यूज़ करते हैं जिसे कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को जब हम इसमें ट्रांसफ़र करवाते हैं तो ये डीएनए को छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट साइज में कट कर देता है। ओके, तो ये हो गया ये इन पीसेस को कहा जाता है डीएनए फ्रैगमेंट। अब इस डीएनए फ्रैगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया जाता है। अब जब इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट के अंदर जब इसे डाला जाता है तो क्या होता है कि ये साइज़ के अकॉर्डिंग एक लेंथ में जम जाते हैं। ओके, सबसे छोटा डीएनए आगे और फिर उसके बाद में उसका डीएनए फिर उसके बाद में उससे बड़ा डीएनए, इस टाइप से। तो हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए होता है वो, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एग्रोस जेल का यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे जब इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम लोग एग्रोस जेल का यूज़ करते हैं। और उसके बाद में ये बात आती है कि अब हमने एग्रोस जेल से जब इसे ट्रीट करवाया तो इसमें जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और हमें जिस डीएनए की ज़रूरत होती है वो सिंगल स्ट्रैंडेड की डीएनए की ज़रूरत होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसे केमिकल के थ्रू ट्रीट करवाते हैं, जिसके से क्या होता है, ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जब कन्वर्ट होता है उसके बाद में हम इसे बफर से ट्रीट कर फिल्टर पेपर पर रखते हैं। और जब डीएनए को बफर से ट्रीट करवाते हैं और बफर से ट्रीट कराने के बाद में इसे नाइट्रोसेल्यूलोज इसके ऊपर क्या करते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर रख देते हैं। अब नाइट्रोसेल्यूलोज के ऊपर रख देने के बाद में जब नाइट्रोसेल्यूलोज को इस एग्रोस जेल के ऊपर रखते हैं तो जो उसके ऊपर एक दूसरा फिल्टर पेपर रखते हैं। तो जो बफर रहता है, बफर के साथ में जो डीएनए रहता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट के ऊपर आ जाता है। तो जो बफर रहता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज शीट को क्रॉस कर दूसरी फिल्टर पेपर पर चला जाता है, और जो हमारा डीएनए रहता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन से आकर अच्छे से अटैच हो जाता है। अब जब ये अटैच हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग ये जो नाइट्रोजन सेल्यूलोज फिल्टर पेपर होता है उसको प्रोब के अंदर डीप करते हैं। प्रोब के अंदर डीप करने के बाद में हम इसे सुखा लेते हैं। प्रोब के अंदर डीप करने के बाद में इसमें हाइब्रिडाइजेशन की एक प्रोसेस होती है। हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करने के बाद में क्या होता है कि इसमें क्या होगा कि जो डीएनए के स्ट्रैंड आपस में
जो डीएनए के स्ट्रैंड आपस में अटैच हो जाते हैं वो अलग अलग नहीं होंगे, और जो डीएनए स्ट्रैंड आपस में अटैच नहीं हो पाते वो अलग हो जाते हैं। तो हम लोग जब इसे प्रॉप में ट्रीट करते हैं तो उसके बाद में इसकी वॉशिंग की जाती है, और वॉशिंग करने के बाद में क्या होता है कि जो जिनमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया है वो नाइट्रोसेल्यूलोज की शीट पर ही रहेंगे, और जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाया है वो क्या होंगे, वॉश हो जाएंगे। और उसके बाद में हम उसके बाद में ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू हम एक्सरे फिल्म पर देखते हैं, और इसके बाद में हमें रिजल्ट मिलता है कि इसके बाद में हम लोग ये रिजल्ट देखते हैं कि ये जो पेरेंट्स है या हम लोग जिस केस में यूज़ कर रहे हैं के लिए यूज़ कर रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो मैच होते हैं या नहीं होते। थैंक यू।